बहुत मुश्किल होता है किसी के भी लिए अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को पल पल मरते देखना। मैं रात दिन उसकी सेवा कर रही थी, हर संभव ये प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से ठीक हो जाए, पर वह नहीं ठीक हुई। बिना बोले ही उसकी पथराई आंखें कुछ सवाल लिए रहती थीं। मैं अपने आप को इस पल से दूर, कहीं बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। दिमाग की नसें फटने को हो रही हैं। मैं कहीं छिप कर बैठ अपने मन के उद्गारों को आंसुओं के माध्यम से बाहर निकालना चाहती हूँ, पर उसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी तो उसे विदा करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। रह रहकर अम्मा के ये शब्द मेरे कानों को घायल कर रहे थे। मंजू, अब तू ही संभाल इसे, आज से विदाई तक तुझे ही इसको देखना है। उनकी बातें सुन मेरे आंचल से खेल रही 5 साल की नीना ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझे विदा करोगी भाभी? उसकी मोटी मोटी गोल गोल आंखों में चमक आ गई थी। मैंने खुश होकर कहा, हाँ। तो वह बहुत खुश हुई। नीना बोली, भाभी ऐसी ही लाल साड़ी लेना मेरे लिए और हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगाना। अचानक मुझे याद आया कि मैं नीना से किए हुए वायदे को कैसे भूल गई। जल्दी से उठ अपनी अलमारी से उसकी विदा के लिए सहेज कर रखी लाल साड़ी ढूंढने लगी। साड़ी निकालकर जैसे ही हाथों में आई, फूट फूट कर रोने लगी। बहुत ही मन से माँ जी ने यह साड़ी नीना के लिए शादी के लिए खरीद कर रखी थी। उस समय मुझे बहुत हंसी आई थी। माँ जी ने तो 5 साल की नीना के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी, पर यह माँ का मन होता है जो बेटी के जन्म लेने के साथ ही उसके लिए सपने सजोने शुरू कर देता है। तब किसे यह पता था कि भविष्य की मुट्ठी में नीना के लिए क्या कैद है। मैं यही एकांत में अपने आंसू बहा लेना चाहती हूँ, उन आंसुओं को जिन्हें फर्ज के कारण अपने अंदर दबाए हुए थी। ये आंसू नीना के सामने न बह जाए, इस बात का हर समय ध्यान रखती थी। आज उन आंसुओं का सैलाब बह निकला था, क्योंकि मेरी नीना आज हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माँ, आप इस तरह टूटेंगी? तो कहती हुई संगीता की आवाज भर्रा गई। मैंने उसके हाथ में साड़ी पकड़ा दी। देख संगीता, सुबह इस साड़ी को पहना देना और दोनों हाथों में अच्छी मेहंदी लगा देना, मेरी नीना के हाथों में। संगीता ने आश्चर्य से पूछा, मेहंदी? हाँ, मेरी नीना को बचपन से ही मेहंदी लगवाने का बहुत शौक था। उसने मुझसे ये वायदा लिया था कि मैं उसे मेहंदी लगाकर विदा करूंगी। वैसी विदा ना सही, ऐसी ही दुख की विदा सही, पर मेहंदी जरूर लगानी है। बहू को बताते हुए मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। मैंने संगीता अपनी बहू को कहा, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। संगीता तो चली गई, पर मेरे मन में ना जाने कितने सवाल नाक का सा फन उठाकर डसने को तैयार हो गए। पिछले 1 हफ्ते से यह सबको समझ आ रहा था कि नीना अब बहुत कम समय की मेहमान है। हर समय अपनी पथराई आंखों से मुझे देखती रहती है। मेरा मन भी उसके पास से हटने को नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि शायद वह कुछ कहना चाहती है। उसके मन में क्या था, कोई नहीं समझ पा रहा था। कल शाम मैंने नीना के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अगली बार मेरी कोख से जन्म लेकर मेरी बेटी बनकर आना नीना। यह सुनकर एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कुराहट उसके निर्जीव चेहरे पर आ गई। शायद यही सुनने की उसकी इच्छा होगी, क्योंकि सुनने के बाद उसने आंखें बंद कर ली और फिर नहीं खोली। आज धीरे धीरे उसकी नब्ज उसका साथ छोड़ती जा रही थी। लग रहा था कि बस अब जाने ही वाली है। तब भी मन कर रहा था कि किसी तरह इसे रोक ले, कोई मेरी नीना को रोक ले। पिछले 35 सालों से मैं इसे संभालती आ रही हूँ, पौधे की तरह सींच रही हूँ। मुझे कोई परेशानी है नहीं है इसको पालने में।
यह तो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। नीना को मत जाने दो। संजय, तुम इसे रोक लो। संजय ने नीना के माथे पर जैसे आशीर्वाद का हाथ रखा और कहा, नीना, आज तेरे सारे कष्ट, तेरे सारे पाप, पूर्व जन्मों का लेख आज सब पूरे होने जा रहे हैं। भगवान अगले जन्म में सारी खुशियां तेरी झोली में डालें। जा बेटा, तू अब जा। इतना कहते ही उसकी सांसें थम गईं। शायद इतने कष्टों को सहन करने वाली नीना अपने भाई की आज्ञा मांग रही थी। नीना अपने 3 भाइयों की सबसे छोटी और लाडली बहन थी। मेरी शादी के वक्त उसकी उम्र मात्र 5 साल थी। नीना के सबसे बड़े भाई संजय के साथ मेरा विवाह हुआ था। शादी के लिए रिश्ता पक्का होने पर जब मालूम पड़ा कि 5 साल की ननद है तो मेरी बहनें हंसी करती थी। दीदी, खूब गोदी में खिलाना, तुम्हारी तो बेटी जैसी हो गई। फिर कहती, चलो यह तो अच्छा है कि ननद वाला रोब नहीं दिखा पाएगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी क्योंकि आप उस परिवार की सबसे बड़ी बहू हैं। मेरी जिम्मेदारी क्यों बनेगी? उसके मम्मी पापा तो हैं और ऊपर से 2 भाभियां भी और आएंगी। मेरी उम्र भी कम थी। जिम्मेदारी शब्द सुनते ही मुझे चिढ़ होने लगती थी और मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैं इस बच्ची के ज्यादा नजदीक नहीं होंगी क्योंकि मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। मैंने तो अपने मन में यह प्लानिंग कर रखी थी, परंतु विधाता तो कुछ और ही सोचकर चल रहे थे। मेरे फेरे होने वाले थे और नीना बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए वह मेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, परंतु वह किसी भी तरह मेरा चेहरा देखना चाहती थी। कभी घूंघट के नीचे से झांकती तो कभी घूंघट हटाने की निष्फल चेष्टा करती। उसकी यह हरकतें देखकर मैं मन ही मन हंस रही थी। जब ससुराल पहुंची तब भी नीना मेरी साड़ी का पल्लू पकड़े मेरे साथ चल रही थी। मुझे अब एक कमरे में बैठा दिया गया था और घूंघट हटा दिया गया। मेरा चेहरा देखते ही नीना नाचने लगी और बोली, अरे वाह, मेरी भाभी तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी है। देखो तो मम्मी, मेरी भाभी तो आपसे भी बहुत सुंदर है। उसकी ऐसी निश्चल बाल सुलभ हरकतों ने मेरा मन जीत लिया। उस समय मैंने उसे पहली बार ध्यान से देखा। बिल्कुल सफेद रंग, मोटी मोटी गोल गोल आंखें जैसे कुछ कह रही हो और कमर से नीचे लटकते घुंघराले बाल। उसे देख लगा कितनी प्यारी भोली बच्ची है। भला इससे मैं दूर कैसे रह सकती हूँ। इन्हीं अतीत के विचारों में खोई हुई थी कि तभी फोन पर छोटी देवरानी मीरा का नाम फ्लैश होते देखा। हाँ मीरा, 2 घंटे हो गए, बस खामोशी से चली गई हमारी नीना। सुबह कितने बजे तक आ जाओगे तुम लोग? रमेश भैया और शालू भी सुबह तक आ जाएंगे। रात को ही निकलने को कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। जल्दी करने से क्या फायदा, वह तो अब चली गई। फोन खत्म होने के बाद मैं फिर अतीत में चली गई। मेरे बाद नीना की 2 भाभियां और आईं, मीरा और शालू। दोनों ही व्यवहार कुशल और सुलझी हुई हैं, परंतु नीना की जान मुझ में और मेरी जान नीना में बसती थी। मेरी सास ने नीना की पूरी जिम्मेदारी मेरी समझ रखी थी, उसे पढ़ाने की, डांटने की, लाड़ प्यार करने की। तितली सी परी बनकर मेरे चारों तरफ मंडराती रहती थी। उसके घुंघराले बाल उलझ जाते तो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। मैं उसे कहानी सुनाती और धीरे धीरे करके उसके बाल सुलझा देती थी। नीना अच्छे से पढ़ ले, गणित के सभी सवाल मुझसे समझ ले, फिर मैं चली जाऊंगी तो कौन समझाएगा। तुम कहाँ चली जाओगी भाभी? नीना, मैं अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए क्यों भाभी? पहले तो इतने दिन के लिए कभी भी नहीं गई आप। ओहो, कितने सवाल करती है ये लड़की। बताओ ना भाभी, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तेरे साथ खेलने के लिए एक छोटा बच्चा लेने जा रही हूँ। अब तो खुश है ना? भाभी सच्ची?
फिर तो आप जल्दी से जाओ, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और देखना क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाऊंगी। अब नीना 9 साल की हो चुकी थी। सब घर में कहते थे भाभी के पढ़ाने के कारण यह इतनी होशियार हो गई है, लेकिन सच यह था कि नीना थी ही बहुत होशियार। चलती हूँ माँ जी। जाने के वक्त माँ जी का आशीर्वाद लिया। मेरा मन ये कह रहा था जैसे कुछ पीछे छोड़े जा रही हूँ। मन बहुत बेचैन हो रहा था। शायद यह अनहोनी की दस्तक थी। गाड़ी में बैठी तो धड़कन तेज हो गई और गाड़ी से उतर गई। माँ जी, मन बहुत घबरा रहा है। क्यों परेशान होती है बहू, सब ठीक होगा। अम्मा को लगा कि मैं अपनी डिलीवरी को लेकर घबरा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। न जाने कौन सी अनजानी डोर थी जो अपनी तरफ खींच रही थी। पास ही में खड़ी नीना का माथा चूमा। माँ जी, मेरी नीना का ध्यान रखना। पता नहीं क्यों अनजाने से ही ये शब्द मेरे मुंह से बाहर आ गए। मायके में सब लोग मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे, परंतु मेरा मन तो नीना में ही पड़ा था। जाने क्या प्यार पैदा हो गया था हमारे बीच में कि मैं उसे हर रोज याद करती थी। संजय को अपने मायके से जब भी पत्र लिखती तो नीना के बारे में जरूर 2-4 लाइन लिखती थी। 2 महीने बाद अनीश मेरी गोदी में आ गया। पापा ने मेरी ससुराल में फोन करके बता दिया। मैं मन में सोच रही थी कि खबर मिलते ही कोई ना कोई अगले दिन जरूर आ जाएगा, और सोचती जो भी आए नीना को भी साथ ले आए। वह कितनी खुश होगी छोटे बच्चे को देखकर गोद में लेकर। 1 हफ्ते तक न तो किसी ने फोन किया और न ही कोई मिलने आया। पापा को चिंता होने लगी कि ऐसी क्या बात हुई जो बच्चे को देखने भी नहीं आए। इसलिए पापा ने दोबारा फोन किया। तब मालूम हुआ कि माँ जी की तबीयत खराब है। लगभग 15 दिन के बाद संजय आए। चेहरा एकदम भुजा हुआ था, जैसे किसी गंभीर समस्या में पड़े हुए हों। मैंने पूछा, माँ जी कैसी हैं? ठीक हैं। और नीना, क्या उसने आने की जिद नहीं की? ले आते उसे अपने साथ। कितने दिन हो गए उसे देखा नहीं मैंने। मिल लेना, थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर तो घर आ ही जाओगी। संजय की आवाज नॉर्मल नहीं थी। वे मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। मैंने सोचा माँ जी की तबीयत खराब है, इसलिए परेशान होंगे। पूरे 3 महीने के बाद अनीश के साथ अपनी ससुराल वापस आ रही थी। पूरे रास्ते जाने क्या क्या पुलाव बातों की पकाती रही। माँ जी अनीश को देख कितनी खुश हो जाएंगी, कहेंगी ये तो मेरे संजय पर गया है। नीना को तो एक खिलौना मिल जाएगा खेलने के लिए, सारा दिन इसके साथ खेलती रहेगी। फिर ऐसे नहीं होने वाली उसकी पढ़ाई। नहीं, मैं उसे समझा दूंगी कि अनीश के कारण पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। वैसे तो बहुत समझदार है मेरी नीना। विचारों में खोई हुई थी कि तभी घर भी आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। घर के प्रमुख द्वार पर माँ जी खड़ी हुई थी। पिछले 4 महीनों में माँ जी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था देखने पर इन 4 महीनों में माँ जी की उम्र 10 साल एक साथ बढ़ गई हो। शायद उनकी तबीयत खराब होने के कारण ऐसा लग रहा होगा। अब मैं सब ठीक करने का प्रयास करूंगी। माँ जी और पिताजी के पैर छूकर मैंने अनीश को माँ जी की गोद में दिया। माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल एकदम बेचैन हो गया यह देखकर कि खुश होने की बजाय माँ जी क्यों रो रही हैं। मैंने पूछा, माँ जी सब ठीक तो है? नीना कहाँ है? आवाज भी दी पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं तेज कदमों से घर के अंदर गई। माँ जी के कमरे में पैर रखते ही वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई। नीना बिस्तर पर लेटी हुई थी, पथराई हुई आंखें, तिरछा मुंह, शरीर सूखकर काटा हो चुका था। 4 महीने पहले जिस हंसती खेलती बच्ची को छोड़कर गई थी, वह तो आज जिंदा लाश बनी हुई थी। दिमाग भी जैसे ठस हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। कुछ लोगों ने मुझे उठाया। अनीश के रोने की आवाज कानों में आई तो मुझे होश आया। सामने पर खड़ी मीरा मुझसे रोती हुई लिपट गई। दीदी, मैं क्या कहूँ, कैसे आपको सांत्वना दूं? नीना हमारी तो ननद थी,
पर आपकी तो बेटी से भी ज्यादा थी। उसी के कारण आप अपने संतान का भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थी। रात के 2 बज रहे हैं। मीरा, तुम तो सुबह आने वाले थे, फिर? भाभी, आपको ऐसे समय में अकेला कैसे छोड़ सकते थे? रमेश भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दुख तो हम सभी को भी है। छोटी बहन तो हम सबकी भी थी। मैंने अगर इतने सालों तक नीना की देखभाल की तो मीरा और नरेश भैया ने माँ जी और बाबूजी को संभाला था। वहीं रमेश भैया और शालू ने आर्थिक सहायता करने में घर की पूरी तरह मदद की। बिना पूरे परिवार के एक हुए इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी तपस्या क्या संभव हो सकती थी? मुझे आज भी वह दिन याद है। भाभी, आपको मायके गए हुए कुल 15 दिन हुए थे। दोपहर का समय था। माँ जी आराम कर रही थी और नीना पढ़ रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसको खेलने के लिए बुलाने आई। नीना उसके साथ खेलने चली गई। वहाँ उस छत पर कुछ बच्चे पतंग भी उड़ा रहे थे। छत में एक छोटा सा होल हो रहा था जो नीचे सड़क पर जाकर खुल रहा था। बच्चे पतंग उड़ाने में मस्त थे। ये दोनों लड़कियां भी वहीं पर खेल रही थी। एक लड़के का धक्का लगा और हमारी नीना उस होल में से नीचे निकल गई। उसके नाक, कान और मुंह से खून निकला और कहीं भी खरोंच भी नहीं आई थी। काफी देर तक वह नीचे पड़ी रही और खून निकलता रहा। सामने ही एक मंदिर था। उसके पुजारी ने नीना को पड़ा हुआ देखा, परंतु उसने उठाया नहीं और कहने लगा कि पता नहीं किस भंगी चमार की बेटी है, हम हाथ नहीं लगाते। तभी उधर से कुछ और बच्चे निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि यह तो नीना है, अपने मास्टर जी की लड़की। उन लोगों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। बताते बताते नरेश और रमेश भी रोने लगे। नीना को वहां से हॉस्पिटल दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया। वह बहुत ही कठिन समय था। आप उन दिनों डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी। माँ जी सदमे में आ चुकी थी। बस हम तीनों भाई एक दूसरे को हिम्मत बंधाते रहते। नीना को लेकर दिल्ली गए। वहाँ बहुत सारे टेस्ट हुए। अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टर्स के सभी प्रयासों के बाद यह निष्कर्ष निकला कि नीना के दिमाग में एक गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। केवल भगवान की अनुकंपा से ही कुछ हो सकता है। उसका जन्म अब दोबारा हुआ है, ऐसे समझो। वास्तव में उसके कई सारी चीजें जैसे बच्चे के जन्म के बाद सिखानी पड़ती हैं, वैसे ही सिखाई गई। वे यह भी भूल गई थी कि उसके माता पिता कौन हैं। भाभी, भाई, सब कुछ अतीत में चला गया। धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही थी। गिरने के 4-5 साल बाद उसको फिट पड़ने शुरू हो गए। फिट आने पर कई बार उसकी जीभ कट जाती थी, जिसके कारण कई दिनों तक खाना नहीं खा पाती थी। सारे दिन बिस्तर पर पड़े आने जाने वालों को देखती रहती थी। उसकी अपनी खाने पीने की कोई चॉइस नहीं रही थी। इसी अवस्था में पड़े पड़े 40 साल निकल गए और आज उसका पार्थिव शरीर सबके सामने पड़ा था। पिताजी सबसे ज्यादा दुखी थे। माँ भी कम दुखी नहीं थी। माँ को भी बहुत ज्यादा लगाव था अपनी नीना से। कहते हैं मेरे 4 बच्चे हैं। पिताजी कहते हैं मेरे 4 बच्चे हैं, पर मुझे नीना से सबसे ज्यादा प्यार है। वह बहुत भोली है। उसका चेहरा बहुत मासूम है, क्योंकि वह तो किसी से कुछ कहती ही नहीं है, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं करती है। अब तो केवल उसका शरीर घर पर पड़ा हुआ था। इतने सालों से वह तो कभी पूरे घर की रौनक हुआ करती थी, पूरे परिवार की जान थी, सबकी लाडली थी, सबसे छोटी होने के कारण 9 साल की उम्र से ही जिंदा लाश बन गई थी और 40 साल से उसे हर दिन ऐसे ही मरते देख रहे थे। माता पिता से भी बढ़कर भाभी ने उसकी सेवा की। हर संभव ऐसे प्रयास कर रही थी जिससे वह ठीक हो जाए, लेकिन उसे ठीक नहीं होना था और वह ठीक नहीं हुई। उसकी पथराई आंखें हर रोज कुछ सवाल पूछती थी
जैसे कह रही हो, भाभी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? पर इन्हीं सभी सवालों को अपनी पथराई आंखों में लेकर दुनिया से चली गई। उसके इन सवालों का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। नरेश, मीरा, शालू और रमेश पहुंचने ही वाले हैं, तैयारी करो। हल्की भोर होने लगी थी, आसमान में लालिमा आने लगी थी। बड़ी भाभी बोली, संजय ये कैसी सुबह आई है, हमारी नीना को हमसे जुदा कर रही है। छोटी भाभी बोली, नीना को ले जाने वाली नहीं बल्कि उसको मुक्त करने वाली यह सुबह है। उसके लिए यह सुबह बहुत शुभ है क्योंकि आज वह अपने सभी कष्टों से मुक्त हो रही है, आजाद हो रही है, फिर से चहलकदमी करने के लिए नए जीवन में पदार्पण करेगी। हाँ, बड़ी भाभी को लगा यह सच ही तो है। नीना 40 साल की सजा से मुक्त हो गई, फिर से आने के लिए। अब तो भगवान से प्रार्थना है, आए तो खुश रहने के लिए, चहकने के लिए, लंबा एवं स्वस्थ जीवन लेकर आए। अनायास ही उसकी अर्थी उठने पर मेरे हाथ जुड़ गए और आंखों से आंसू दोनों कोरों को गीला करते हुए गालों को भिगोने लगे। तभी राम नाम सत का घोष होने लगा और अब नीना का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। नीना की मृत्यु से नीना के बाबूजी सदमे में आ गए। सभी से बोलना चालना बंद कर दिया, गुमसुम से रहने लगे, रोते रहते थे, हर समय नीना को याद करते रहते थे। उसकी मृत्यु से इतने अधिक दुखी हो गए कि पूरे 1.25 साल बाद 4 अगस्त 2015 को नीना की मृत्यु हुई और 4 नवंबर 2016 को खुद दुनिया छोड़कर अपनी प्यारी बेटी के पास में चले गए।